फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो लैंड, सॉइल और वाटर, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं कि ज़मीन, मिट्टी, पानी, हमारे जो प्राकृतिक वेजिटेशन है, मीन्स कि हमारी प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हमारे वन से जुड़े हुए जीव के जो रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, मेम्बा गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। एक छोटा सा विलेज था जिसका नाम तंजानिया था, जो अफ्रीका का एक छोटा सा गांव था, जहाँ पे एक माम्बा रहता था जो काफ़ी जल्दी सुबह उठा करता था और वो पानी लेने के लिए, पानी खींचने के लिए, फेच वाटर के लिए जाया करता था। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर। वो एक लंबे रास्ते से जाता था और कुछ घंटों में वो वापस आता था। शी देन हेल्प हर मदर इन द हाउस। फिर वो अपनी माँ का अपने घर में अपनी माँ का हेल्प किया करती थी। एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स। और फिर अपने भाई का वहाँ पे अपने घर में जा कर के मदद किया करती थी बकरियों का देखभाल करने में। ऑल हर फैमिली ओन इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उसका जो परिवार था, उसके पास एक छोटा सा पीस ऑफ रॉकी लैंड था। कहने का मतलब कि चट्टानी भूमि जो होता है, चट्टानी ज़मीन जो होती है, वो उसके छोटे से झोपड़े के अगल बगल थी। माम्बा फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज। उसके माम्बा के जो पिताजी थे वो मुश्किल से कुछ मक्का मेज़ को ग्रो करते थे, उगाते थे, बीन्स को, फलियां को ऑन इट, वहाँ पे आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, मीन्स कि काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी कड़ी मेहनत करने के बाद वो कुछ मेज और बीन्स को उगाया करते थे। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। इतना काफ़ी नहीं था उसके परिवार के लिए कि वो अपने पूरे परिवार को पूरे साल भर वो चीज़ खिला सके। पेटर लीव इन द हर्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन। अब यहाँ पे एक पीटर है जो कि रहा करता था उस शीप रीजन जहाँ पे शीप पाए जाते हैं, शीप रेयरिंग रीजन में, जहाँ पे भेड़ पालन का क्षेत्र होता है, मतलब जहाँ पे भेड़ को पाला जाता है, वहाँ देखभाल किया जाता है, वो वहाँ पे पीटर रहा करता था। इन न्यूजीलैंड के अंदर, वेयर हिज फैमिली रन अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ पे उसका जो परिवार था वो एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाया करता था। मीन्स कि जहाँ पे उस शीप का यूज़ करके उसके ऊन निकाल करके वहाँ पे वो वूल बनाया करते थे उस फैक्ट्री में। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब भी वो अपने घर स्कूल से आता था, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। पीटर देखा करता था जब स्कूल से आता था कि उसके जो अंकल थे, उसके जो चाचा थे, वो शिप्स का, पेड़ का ध्यान रखा करते थे। देयर शिप्स यार्ड इज सिचुएटेड ऑन ए वाइड ग्रासी प्लेन। उसकी जो शिप का जो बाड़ा था, मीन्स यार्ड था, जहाँ पे वो शिप्स को रखा करते थे, वो कहाँ सिचुएट था, वो कहाँ पे था, वो एक चौड़ा घास का मैदान था, वाइड ग्रासी प्लेन था, जो कि हिल्स पे था, पहाड़ों पर था, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, उसके घर से कुछ डिस्टेंस पे था वो, वहाँ पे उस सारे शिप को रखा करते थे। इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें वो कैसे मैनेज करते थे? कुछ साइंटिफिक तरीके से, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा वहाँ पे यूज़ कर लेते थे वो और मैनेज करते थे। पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर का जो फैमिली था वो वेजिटेबल भी ग्रो किया करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करके। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग मीन्स जो पुराने तरीके का प्रयोग करके खेती करा जाता था पहले, बिना किसी तरह की टेक्नोलॉजी, बिना किसी तरह का केमिकल यूज़ किए हुए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती थी, उस तरीके से अभी भी उसके पीटर की फैमिली जो है वेजिटेबल ग्रो किया करती थी। माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माम्बा और जो पीटर था, वो दोनों जो हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड के रहा करते थे। एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और साथ ही साथ वो बहुत अलग जीवन व्यतीत किया करते थे।
दीज डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड। इस तरह का डिफरेंस क्यों था? क्योंकि वहाँ पे उनके ज़मीन का, लैंड की क्वालिटी अलग थी, सॉइल की क्वालिटी अलग थी, वाटर की क्वालिटी अलग थी, नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ के पेड़ पौधों की जो प्राकृतिक पेड़ पौधे थे उनकी चीज़ें क्वालिटी अलग थी, एनिमल्स की अलग थी, एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग था वो भी क्या था? काफ़ी अलग था। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो उस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी थी, मीन्स उपलब्धि जो थी ना, जो चीज़ें, वो रिसोर्सेज जो जहाँ उपलब्ध था वो क्या था? एक मेन रीज़न था उस प्लेस का। उस पर्टिकुलर प्लेस पे वो सारी रिसोर्सेज उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल होंगी, नहीं, क्योंकि वहाँ की लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इनकी क्वालिटी अलग अलग है, डिफरेंट अलग अलग है, अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, हर जगह अलग अलग है। तो इसी तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग रीजन पर है। वो सारी रिसोर्सेज जो हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। दो लोगों के बारे में यहाँ बात किया, माम्बा और पीटर की। दोनों की जीवन शैली अलग अलग थी, दोनों अलग अलग तरीके से रहते थे, दोनों का लाइफस्टाइल अलग था, दोनों का जो वो दोनों ग्रो कर, उनके घर में जिस तरीके की फार्मिंग होती थी वो दोनों तरीका अलग था। दोनों लोग अलग अलग चीज़ें उगाते थे। किसी का आराम से वो फार्मिंग कर लेते थे, कोई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से फार्मिंग करता था। तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उस जगह का वातावरण, लैंड, क्वालिटी, सब चीज़ें कैसी अलग अलग हैं। तो अब हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों के क्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लैंड, पहला टॉपिक आया लैंड। लैंड इज़ अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है? ज़मीन क्या है? सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये लैंड जो है हमारा केवल 30% ही कवर करता है हमारे अर्थ सरफेस का पूरा पार्ट, ठीक है। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेड। पर इस 30% का जो पार्ट है ना, ये जो पूरा 30% कवर किया है, इसका जो स्मॉल परसेंटेज है वो रहने योग्य भी नहीं है। मतलब 30% पूरे अर्थ सरफेस का हमारा लैंड है, पर उस 30% में जो उसका स्मॉल परसेंटेज है वो नॉट हैबिटेबल है, मीन्स रहने योग्य नहीं है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स कि जनसंख्या जो है कहीं अलग है कहीं अलग है। तो कहने का मतलब अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों का अलग अलग पॉपुलेशन है। इज़ मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट है, अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं और अलग अलग तरह का वातावरण है। द रग टोपोग्राफी, जो मीन्स कि वहाँ की जो ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, ठीक है। स्टेप स्लोप्स मीन जो खड़ी ढलान, कुछ जगह है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ एरिया है, लैंड है, कहीं खड़ी ढलान है, स्टेप स्लोप्स हैं, माउंटेन्स हैं, और कहीं कहीं पे निचले इलाके हैं, लो लाइंग एरिया है। सस्पेक्टेबल टू वाटर, जो मतलब कि जो पानी से कई ज़्यादा जो जल जमाव है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि अलग अलग तरीके के लैंड है, ज़मीनें हैं, अलग अलग तरह का वातावरण है। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके का पॉपुलेशन कहाँ पे होगा, किस तरीके का ज़मीन है, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, उस डिपेंड करता है कि वहाँ कितने लोग रहेंगे ना। आप जानते हैं, डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, हमारे 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ऑक्यूपाई करती है ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। केवल वो 30% ही लैंड एरिया पूरा ऑक्यूपाई करती है। द रिमेनिंग 70%, जो बचा हुआ 70% हमारा है, वो आइदर स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड। और जो बचा हुआ 70% लैंड है वो समझ लीजिए वो कई ज़्यादा कम पॉपुलेटेड है और अनइनहेबिटेड है, मीन्स कि रहने के योग्य भी नहीं है। वहाँ पे पॉपुलेशन की भी कमी है, वहाँ पे लोग काफ़ी कम हैं, ठीक है, और वो अनइनहेबिटेड है, मीन्स वो रहने योग्य नहीं है। सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉजिंग, मीन्स कि
जो एरिया जहाँ पे जल जमाव है, ठीक है, वहाँ वो वाले एरिया, डेजर्ट एरिया जो रेगिस्तानी एरिया हो गए, थिक फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे घना जंगल वाला क्षेत्र हो गया, आर नॉर्मली स्पेशली पॉपुलेटेड। ये सब क्या है, काफ़ी कम ही पॉपुलेटेड है, वहाँ जनसंख्या क्या है, काफ़ी कम है और अनइनहेबिटेड, और जो जहाँ पे रहने योग्य जगह नहीं है वो सारी जगह पे काफ़ी कम पॉपुलेशन है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जैसे मैदान और नदी वाली घाटी वाली जो जगह होती है वो सारी वो उस तरह की जो ज़मीनें हैं ये सारी सूटेबल होती हैं बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड, इसलिए क्या है, घनी पॉपुलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है, जनसंख्या है लोगों की वर्ल्ड के अंदर। ये सारे एरिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर सल्जबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का पिक्चर है जहाँ पे ये सल्जबर्ग है। यहाँ पे देखिए कि नोटिस इन हाउ मेनी वे द लैंड हैज़ बीन यूज्ड इन द अबव पिक्चर। आप देखिए कई तरह का लैंड किस तरीके से यूज़ किया गया है। अभी देखिए ये यहाँ से पूरा एरिया नदी का गया है, ठीक, लोग यहाँ फार्मिंग कर रहे हैं, ये लोग रहने के लिए अपना जगह बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे रास्ता निकला है, ये पूरा फॉरेस्ट है। तो लोग किस तरीके से किस लोकेशन को कैसे कैसे यूज़ किए हैं, कितना रहने के लिए कितना, तो कहने का मतलब किस तरीके से लोग अब उस जगह को यूज़ कर लेते हैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर किया जा सकता है, वो सारा एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे हो जाता है। तो ये हो गया लैंड का बात कि किस तरीके का अलग अलग तरीके का लैंड होता है। अब लैंड का यूज़ क्या क्या है, ठीक है। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग, हाउस, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री। लैंड का यूज़ हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के उपयोग के लिए कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग करने के लिए, बिल्डिंग के लिए, हाउस के लिए, रोड के लिए और इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। मतलब इतने तरीके के यूज़ के लिए हम लैंड का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉमनली ट्रीटेड एज लैंड यूज़। इसको हम कॉमनली क्या ट्रीट करते हैं, लैंड का यूज़, ठीक है, लैंड यूज़। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच माम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड। आप लिस्ट बनाओ किस तरीके से माम्बा और पीटर की फैमिली ने अपने लैंड का क्या करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। जैसे पीटर की फैमिली ने क्या किया था, लैंड का यूज़ किस लिए किया था, वो शिप यार्ड बनाए थे, शिप से वूल निकाल के, ऊन निकाल करके वूल फैक्ट्री वहाँ पे सेटअप की ताकि वूल का प्रोडक्शन कर सके। साथ ही साथ वो क्या करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे। ठीक उसी तरह माम्बा क्या करता था, वो अपने गोट के बकरियों का ध्यान रखा करता था। साथ ही साथ वो क्या करता था, उसके पिताजी क्या करते थे, फार्मिंग करते थे, मक्का और बीन्स उगाते थे। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर। जो ज़मीनों का इस्तेमाल, यूज़ करना, ये उसी पे डिटरमाइन करता है, उसी पे निर्भर होता है कि उस ज़मीन का या उस जगह का क्या फिज़िकल फैक्टर है। जैसे कि वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का ज़मीन कैसा है, वहाँ की वातावरण कैसी है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का मिनरल कैसा है, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी, उपलब्धि कैसी है, वो कैसा पानी वहाँ पे उपलब्ध है, नहीं है, कमी है, क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से उस लैंड पे क्या किया जा सकता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी कम होगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा, पानी अच्छा है तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। इंसान जो है, ये सबसे इंसान भी जो है, ह्यूमन फैक्टर भी जो है, वो हमारा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो है हमारे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे लैंड के यूज़ के पैटर्न को बताते हैं, निर्धारक हैं, कहने का मतलब। ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन और जो टेक्नोलॉजी है, ये दोनों ही हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है रोल है, जो हमें ये बताता है कि लैंड का क्या यूज़ पैटर्न होगा, किस तरीके से हम अपनी ज़मीन का यूज़ करेंगे। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ठीक है। जो पॉपुलेशन ज़्यादा जहाँ होगी वहाँ आप फार्मिंग नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होता है कि ये सारे ह्यूमन फैक्टर भी हमको ये बताते हैं कि हम किस तरीके से अपने लैंड का यूज़ करेंगे। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज अ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड।
लैंड को हम इस तरीके से भी क्लासिफाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मीन्स कि हमारी जो खुद का होगा वो हमारी ओनरशिप हो जाएगी, मेरी ही है, मीन्स प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड मीन्स आप जैसे समझते होगे ना कि हमारा खुद का ज़मीन, और कम्युनिटी लैंड जो सार्वजनिक लैंड होता है, सार्वजनिक भूमि होती है, जो जैसे कहते हैं ना सरकारी ज़मीन, कम्युनिटी मीन्स सबका, पार्क वगैरह देख लीजिए, ये क्या है, कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड इज़ ओन बाय इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का होता है। वेयर कम्युनिटी लैंड इज़ ओन बाय द कम्युनिटी, और पर जो कम्युनिटी लैंड होता है वो पूरी कम्युनिटी का होता है, पूरे समुदाय का होता है, पूरे समाज का होता है। फॉर कॉमन यूज़, लाइक जैसे उसको हम कॉमन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, जैसे चारे का संग्रह करना, फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल हर्ब, ये सारी चीज़ों के लिए कम्युनिटी लैंड का यूज़ किया जा सकता है। दीज कम्युनिटी लैंड आर ऑल्सो कॉल्ड द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इन सारे लैंड को हम क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है। पीपल एंड देयर डिमांड आर एवर ग्रोइंग। लोग और लोगों की जो डिमांड होती है वो हमेशा ग्रो करती रहती है। बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पर लोग जो हमारी ज़मीन है वो क्या है, लिमिटेड है, असीमित है। ठीक है, सीमित है, असीमित नहीं है। द क्वालिटी ऑफ अ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पर जो ज़मीन का जो क्वालिटी होता है, ठीक है, वो हमेशा अलग होता है, प्लेस टू प्लेस अलग अलग होता है, अलग अलग जगह के हिसाब से। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। लोग क्या किए, अतिक्रमण करना शुरू कर दिए, अधिकार जताना शुरू कर दिए, और उस कॉमन लैंड का क्या वहाँ पे क्या बिल्ड करने लगे, व्यावसायिक क्षेत्र बना दिए, उसको कमर्शियल एरिया बना दिए जहाँ पे व्यापार किए जाएँ। ठीक है, कमर्शियल से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ परफॉर्म की जाए, जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने लगे, वो आवास परिसर बनाने लगे अर्बन एरिया के अंदर, मीन्स शहरों के अंदर। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, ताकि वो एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा सके रूरल एरिया में। ठीक है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न। आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया है लैंड यूज़ पैटर्न में। ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस। ये हमारी सांस्कृतिक जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, हमारी संस्कृति में जो चेंजेस आता है इसको भी हमारा दर्शाता है। क्या, लैंड यूज़ पैटर्न, कि किस तरीके से हम अपने लैंड का यूज़ करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, इन अवर सोसाइटी। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। जो लैंड डिग्रेडेशन मीन्स कि भूमि का जो हमारी लैंड का जो मिसयूज़ होता है, डिग्रेडेशन होता है, उसका अवक्रमण होता है। ठीक है, लैंड की वैल्यू को डिक्लाइन किया जाता है। मीन्स लैंड डिग्रेडेशन ऐसे भी आप कह सकते हो कि हमारी जो सॉइल, वाटर, लैंड या जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, उनकी कंडीशन को ओवरऑल जब हम डिक्लाइन करने लगते हैं, कम करने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, हमारी ये किस तरीके से कम होता है, हमारे इंसान के द्वारा की गई गतिविधियों, ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से जो हमारी लैंड ख़राब होती है वो ही हमारी लैंड डिग्रेडेशन कहलाती है। उसकी क्वालिटी जब धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है, डिक्लाइन करने लगती है, लैंड हमारा डिग्रेड होने लगता है, उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। लैंडस्लाइड तो आप सुने होंगे, बहुत जगह सुने होंगे कि आज यहाँ का पहाड़ और ज़मीन खसक गया, तो भूस्खलन की वजह से ये होता है। सॉइल इरोजन, मिट्टी जो है हमारी अपनी खुद की जो क्षमता होती है, सॉइल की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो ख़राब होने लगती है बहुत ज़्यादा केमिकल डालने की वजह से, तो सॉइल इरोजन हो जाता है। डिजर्टिफिकेशन, ये एक टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ही कहलाता है, जो कि ड्राई लैंड पे होता है, जहाँ सूखा ज़मीन होता है, जहाँ पे किसी तरह का बायोलॉजिकल आप प्रोडक्टिविटी नहीं करा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे वो अपनी क्षमता जो है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को उगा नहीं सकते हो, क्योंकि वो अपनी क्षमता को क्या कर रही रहती है, खो दी होती है, उसको कहते हैं डिजर्टिफिकेशन, सूखा एरिया। ठीक, ये क्या है, एक मेजर बहुत महत्वपूर्ण परेशानी है, थ्रेट है, किसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, जो हमारे कृषि हैं वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार में हो रहे हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सारी की वजह से क्या होता है, हमारा लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा
बढ़ावा मिल रहा है और इसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।